नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आमतौर पर हम जब शॉर्ट वीडियो बनाते हैं तो या तो भ्रष्टाचार की चर्चा करते हैं या फिर राजनीति की। भ्रष्टाचार और राजनीति में कुछ डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ के सामाजिक मुद्दों को लेकर एक बड़ी खबर है। भ्रष्टाचार की बात करें तो डेवलपमेंट ये है कि जो साहिबगंज में अवैध खनन वाला जो प्रकरण चल रहा है, जो ईडी की जांच चल रही है, वो मामला पहले 100 करोड़ का बताया जा रहा था। अब हमारे सूत्र बताते हैं कि वो 1000 करोड़ तक का जा सकता है। 100 करोड़ के आसपास तो ईडी ने या तो संपत्ति जब्त की है या फिर कैश बरामद किया है। उसके अलावा कई खदानों का ड्रोन के जरिए सर्वे हो रहा है। ईडी की टीम खुद जा रही है। आज पकड़िया, जहाँ पे अभिषेक पिंटू का माइंस है, उसका भी सर्वे किया गया। कोई पवित्र यादव हैं, उनके माइंस का सर्वे किया गया। ट्विंकल भगत के माइंस का सर्वे किया गया। तो ये चलेगा जब तक कोई ठोस नहीं आता। इस पर हम अभी फ़िलहाल चर्चा रहने देते हैं। एक और बड़ी खबर जो है वो झारखंड कांग्रेस से है। झारखंड कांग्रेस इसलिए क्योंकि अविनाश पांडे जब विधानसभा सत्र के एक दिन पहले आए हैं, तो वो क्यों आए हैं, कभी आपने गौर किया है? पिछला 2 ऐसे इंसिडेंट हुए कि झारखंड कांग्रेस को लग रहा है कि या तो उनके विधायक उनके काबू में नहीं है, या जिसे जो मन कर रहा है वो कर रहा है, वो पार्टी का फरमान सुन नहीं रहा, और कहीं विधानसभा सत्र के दौरान कोई अप्रिय स्थिति न पैदा हो जाए, उसी चीज़ को मैनेज करने अविनाश पांडे आए हैं। ये 2 इंसिडेंट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ, उसमें 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, लेकिन कांग्रेस ने कोई कार्रवाई नहीं की और वो कार्रवाई करने की हालत में भी नहीं है। अभी जो झारखंड कांग्रेस है वो बस इतने से खुश है कि उसके विधायक उसके पास हैं, इधर उधर भटक नहीं रहे हैं। कहीं ज़्यादा अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दी तो कोई बिदक गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरी एक घटना है कि जब सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने जो उनसे पूछताछ की, तो हर जगह प्रदर्शन करना था। उस प्रदर्शन में झारखंड कांग्रेस के 6 से 7 विधायक नदारद रहे। तो 9 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करना या प्रदर्शन में नहीं आना, ये अपने आप में कुछ कुछ इशारे करता है, और उसी को मैनेज करने के लिए अविनाश पांडे झारखंड आए हैं। आज विधायकों के साथ उनकी बैठक है। वो डिजास्टर मैनेजमेंट करेंगे, लेकिन ये कितना लंबा और टिकाऊ होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि झारखंड कांग्रेस का कोई विधायक फिर से कोई निजी बयान नहीं देगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि फिर से अगर कुछ इस तरह की परिस्थिति आई तो टुकड़ों में, गुटों में बटे विधायक अपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ पर अपना फैसला नहीं लेंगे। ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन एक मुद्दा जो आज झारखंड में बेहद गंभीरता से जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि झारखंड का समाज 3 तरह के लोगों से मोटा मोटी बना हुआ है: आदिवासी, प्रवासी और जो यहाँ का मूलवासी है। अलग अलग सर्वे का अलग अलग डाटा है, लेकिन कहा जाता है कि ये 25% से के आसपास यहाँ आदिवासी हैं, 20% के आसपास प्रवासी हैं। जो सबसे बड़ा तबका है मूलवासी, और उन मूलवासियों में सबसे ज़्यादा संख्या है ओबीसी। एक अनुमान की माने तो झारखंड की कुल जनसंख्या में 50 से 60% के आसपास ओबीसी हैं, लेकिन झारखंड में ओबीसी का आरक्षण है सिर्फ 14%। कई ओबीसी संगठनों ने मांग की है कि हमारी जनसंख्या के अनुपात में अगर हमें आरक्षण नहीं देना है तो मत दो, लेकिन 14% से बढ़ाकर 27% तो कर दो, क्योंकि अगर हमारी आबादी 54% है और हम सिर्फ 27% आरक्षण मांग रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? कोई पार्टी ना नहीं कहती, लेकिन ओबीसी को आरक्षण भी नहीं मिलता। आज ही बन्ना गुप्ता का बयान आया है कि मैं 27% आरक्षण का समर्थन करता हूं, लेकिन पार्टी स्तर पर इस बात को कोई उठाता नहीं। अंबा प्रसाद ने भी कई बार, कांग्रेस का ये मूल मुद्दा था, लेकिन कांग्रेस के मुद्दे इस सरकार में हैं कहाँ, सुने कहाँ जाते हैं? तो इसे लेकर अब जो हमारे पास खबर है कि शिवपाल यादव झारखंड आ सकते हैं, तो ओबीसी आरक्षण को लेकर एक नए सिरे से सियासत गरमा सकती है, अगर कुछ संगठन जो ओबीसी के हैं वो एक मंच पे आए तो एक प्रयास चल रहा है उन्हें लाने का। दूसरा मुद्दा सामाजिक ये है कि जो मूलवासी यहाँ के हैं
वो उनका राजनीतिक इंक्लाइनेशन किन मुद्दों पे है। एक तो आरक्षण के मुद्दे पे है, दूसरा क्या, यहाँ जो भाषा का विवाद चलता है, जो स्थानीयता का मुद्दा है, 1932 के खतियान है, उसमें आदिवासी समाज ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आता है। कुछ इलाकों में खास करके भाषा आंदोलन में महतो जो यहाँ के हैं, खास करके बोकारो, धनबाद, रामगढ़, ये कुछ एक्टिव होते हैं। लेकिन क्या झारखंड के ओबीसी समाज के मुद्दों को कभी उस तरह से यहाँ तवज्जो मिली है जो मिलनी चाहिए? और अगर नहीं मिली है तो कारण क्या है? क्या जितनी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स उन्हें होना चाहिए वो हैं? क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो अलग अलग टुकड़ों, अलग अलग जात में बटे हुए हैं ओबीसी। बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि खुद ओबीसी समाज से आते हैं, तो उन्होंने एक रणनीति बनाई थी कि यहाँ के जो मूलवासी हैं वो किसी तरह पार्टी से जुड़े। सुदेश महतो की पार्टी को अपने साथ मिलाना, खास करके आदित्य साहू को राज्यसभा भेजना, अन्नपूर्णा देवी को प्रश्रय देना, और भी कई नेता हैं, खास करके रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाना एक प्रयोग था। क्या वो प्रयोग सफल हुआ? अगर सफल हुआ तो कितना, और अगर नहीं सफल हुआ तो उसका क्या कारण है? आदिवासियों के मुद्दे पर लगातार हम चर्चा करते रहे, करते भी रहेंगे, लेकिन एक और वर्ग जो छूट जाता है वो यहाँ के प्रवासी। लगातार वो पॉलिटिकल टारगेट के शिकार रहे हैं। खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें तो शहरों में प्रवासियों की आबादी अच्छी है, और उनकी मांगे क्या है? एक आमतौर पे जो चीज़ मैं बातचीत के दौरान सुनता हूं वो ये है कि वो चाहते हैं कि झारखंड में विधानसभा की सीटें बढ़ाई जाए, 81 से बढ़कर अगर 125 हो जाए तो हो सकता है कि राज्य में स्टेबिलिटी भी आएगी। लेकिन प्रवासियों का एक और मुद्दा है कि कोई ऐसे भी हैं जो 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से झारखंड में रह रहे हैं, लेकिन अभी भी उन्हें अपने राज्यों से ही एसोसिएट किया जाता है। और कुछ गलती प्रवासियों की भी है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो झारखंड में रहते हैं, झारखंड में काम करते हैं, कर्मभूमि उनकी यही है, लेकिन आम बातचीत में उनकी आस्था अपने मूल राज्य की ओर दिखाई देती है। एक मुद्दा और है जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस की ओर से या कुछ जो मूलवासी या आदिवासी समाज की ओर से उठते रहे हैं, कि उन्होंने 2 जगह डोमिसाइल बना के रखा है। अगर आप बिहार के नागरिक हैं तो बिहार में भी डोमिसाइल है, झारखंड में भी डोमिसाइल है, बंगाल में भी डोमिसाइल है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है। ये मुद्दा जगन्नाथ महतो उठाते रहे हैं। तो क्या मैं बात जो कर रहा था, क्या यहाँ का ओबीसी मूलवासी समाज या जो प्रवासी समाज है झारखंड में अपने मुद्दों की पहचान कर सका है? और अगर पहचान किया है तो क्या उतनी बुलंदी से वो आवाज़ गूंजी है? और अगर नहीं गूंजी है तो क्यों? यहाँ के चाहे मूलवासी के नेता हो या प्रवासी के नेता हो, क्या वो जात के नेता बन गए हैं? इन सब चंद सवाल हैं जिन पे मंथन चल रहा है अंदर ही अंदर। और अगले कुछ दिनों में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1 महीने 2 महीनों में, लेकिन 2024 के जो चुनाव होंगे उससे पहले यहाँ मूलवासी और प्रवासियों को लेकर एक नए सिरे का प्रयोग शुरू होगा। क्योंकि आदिवासियों को अगर जेएमएम और कांग्रेस ने टारगेट किया है, अगर अल्पसंख्यकों को इन लोगों ने टारगेट किया है, तो जो बाकी बची आबादी है उसे बीजेपी टारगेट करने की कोशिश कर रही है। नमस्कार।